नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर काफी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या मैं अभी आपसे इस तरीके की कुछ बात करूंगी, वेस्टर्न लाइन में घर लेना है, आ जाओ दिखा दूंगी? जी नहीं, हमारा टॉपिक जो है वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर है, पर उससे रिलेटेड टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर आप एज अ बायर कुछ प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या टैक्स इम्प्लीकेशन ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा टिप, अगर आप इस वीडियो के एंड तक रहते हैं तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि अगर आप ये कंप्लायंस नहीं अडहेयर करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या लीगैलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या पेनाल्टीज और क्या इंटरेस्ट आप पे लेवी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक को हमने डिफरेंट 5 to 6 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। तो चलिए हम पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट ये है कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करने में हम पे क्या टैक्स इम्प्लीकेशन लगता है। तो हम जिस टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, एट सोर्स पे यानी सोर्स पे पैसा देते समय ही आपको टैक्स काटना है। अब पैसा देगा कौन? ऑब्वियसली बायर सेलर को पैसा देगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के एंड पे आती है कि उसे टैक्स डिडक्ट करना है। किस अमाउंट पे और कब डिडक्ट करना है, ये हमारे नेक्स्ट सेगमेंट्स हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट के ऊपर कि आपको कितना टैक्स डिडक्ट करना है। आपको 1% ऑफ द टोटल सेल्स अमाउंट टैक्स डिडक्ट करना है। पर किस तरीके की प्रॉपर्टी पे मैम ये टैक्स डिडक्ट होगा, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है क्या? जैसे मैंने कोई कमर्शियल लैंड परचेज की, या फिर मैंने कोई ऑफिस परचेज किया, या फिर मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी, या फिर एग्रीकल्चर ना स्टॉप। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को एक्सेप्शनली रूल आउट करती है। मतलब अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसकी कितनी भी वैल्यू है, आपको उस पर टीडीएस डिडक्शन की कोई लायबिलिटी नहीं है। पर अदर देन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसकी वैल्यू आइदर 50 लाख या फिर उससे ऊपर है, माने 50 लाख या फिर 50 लाख 1 रुपए एंड सो ऑन, अगर इससे ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट 1%, यानी 1% का टीडीएस आपको डिडक्ट करना है एज अ बायर। आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पे। हमारा दूसरा सेगमेंट ये डिस्कस करना चाहता है कि आप किस वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। मतलब आप जो 1% डिडक्ट करके देंगे सेलर को, वो क्या वैल्यू होगी। तो इसमें काफी सारे कंफ्यूजन आते हैं। अब लॉ तो ये कहता है कि जो भी अमाउंट आप सेलर को पे कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, विच एवर इज हायर, आपको उस पे टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर सपोज मैंने एक प्लॉट परचेज किया जिसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री वैल्यू थी 50 लाख, मगर कॉर्नर प्लॉट होने के कारण वो मुझे कुछ अप्रिशिएटेड वैल्यू में सेलर से परचेज करना पड़ा। सेलर ने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किया ₹1 लाख, तो मुझे 51 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई बार सेलर्स कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आप अभी पे कर देंगे 1 लाख रुपीज, मेंटेनेंस चार्जेस अगर आप 50,000 रुपीज और जोड़ लीजिए और कार पार्किंग की फीस भी जोड़ लीजिए 50,000, तो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए बस ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सेलर को 51 लाख प्लस 2 लाख रुपीज और पे करते हैं। तो टोटल अमाउंट आपने सेलर को 53 लाख अगर पे किया है, तो ये जो भी मैंने अभी चार्जेस बताए जो कि इंसिडेंटल टू ट्रांसफर हैं, वो चार्जेस भी एड ऑन हो जाएंगे और आपको टोटल वैल्यू यानी 53 लाख पे ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अमाउंट, चाहे फिर वो इंसिडेंटल चार्जेस जोड़ के हो या फिर वो स्टैंप ड्यूटी से ओवर एंड अबव हो, मुझे पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है। आते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट में।
जहां अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे ही हम टीडीएस का वर्ड यूज करते हैं तो एक शब्द हमारे ब्रेन्स में स्ट्राइक करने लगता है जिसको हम कहते हैं टैन नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर। तो क्या मुझे टैन नंबर लेना पड़ेगा अगर मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली टीडीएस डिडक्ट करना इज नॉट इनफ, आपको इसको सरकार को जमा भी करना पड़ेगा। तो वो लॉगिन और वो सब चीजें आप सिर्फ टैन नंबर से कर सकते हैं या फिर कुछ और जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया है। बेनिफिट ये दिया है कि अगर आप पैन नंबर होल्ड करते हैं तो आप उस पैन नंबर के थ्रू एज अ टैक्स डिडक्टर लॉग इन करके और ये टीडीएस जमा कर सकते हैं। इसका प्रोसेस इजी है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, पर इसलिए कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए क्योंकि इसमें डिटेल्स काफी सारी रिक्वायर्ड होती हैं, इट इज बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल से ये काम करवाएं। मेरे पास पैन नंबर भी नहीं है तो क्या होगा? तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है या आइदर ऑफ यू के पास पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1%। ये पनिशमेंट ही मान लीजिए जो सरकार ने दी है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी एनी ऑफ द वैलिड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है टू सबमिट देयर टैक्सेस। आते हैं हमारे फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जिसको लेकर काफी सारे लोग गलत प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट ये बताता है कि आपको कब टीडीएस डिडक्ट करना है। तो टीडीएस डिडक्शन आपको कब करना है ये बहुत बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आप पे लीगैलिटीज आ सकती हैं नहीं सही टीडीएस डिडक्ट करने के कारण। तो आते हैं इस बात के ऊपर कि हमें कब टीडीएस डिडक्ट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 75 लाख में और उसको ये 75 लाख माइलस्टोन पे पेमेंट करना है, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट करना है, जो कि आमतौर पर होता है। मतलब मुझे 25 लाख और 25 लाख 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो अगर मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये 25 पे करना है तो क्या मैम मुझे 3 बार रिटर्न कम चालान भरना पड़ेगा, 3 बार टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, या फिर जैसा कि नॉर्मली होता है या कई लोग गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि मैं एक बार में सारा का सारा टीडीएस डिडक्ट कर दूं और वही डिस्प्ले कर दूं और उसी से रिटर्न फाइल कर दूं। तो इसके ऊपर एक असेसी ने एक क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी पूछा जिसका रिस्पॉन्स आप अभी देख सकते हैं। रिस्पॉन्स ये आया कि आप जितनी बार आप पेमेंट करेंगे एज अ बायर सेलर को आपको उतनी बार टैक्स डिडक्ट करना है। हमारे इलस्ट्रेशन में अगर हमने 3 बार डिडक्ट किया है तो हमें 3 बार पे करना है और तीनों बार टैक्स डिडक्ट भी करना है और साथ में रिटर्न भी, जो हमारा रिटर्न कम चालान है वो भी हमें 3 बार जमा करना है। तो लीगली आपको टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं टू द सेलर। और इसके साथ साथ आपको कितने दिन के अंदर अंदर ये रिटर्न कम चालान भरना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टीडीएस आपको ये पे करना है टू द गवर्नमेंट। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट सेगमेंट पे। तो हम इस टीडीएस को एक बार काट लें तो उसके बाद क्या करें? अगर मुझे हमारे इलस्ट्रेशन के हिसाब से अगर मुझे 75 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करना था 1%, तो मैम मैं उसको डिडक्ट तो कर लिया हूँ, मैंने बायर को उतना पेमेंट कम किया है, 1% काट करके पेमेंट किया है, अब मैं आगे करूं क्या? तो आपको इसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक चालान कम रिटर्न स्टेटमेंट है जिसको हम 26QB बोलते हैं, ये आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टीडीएस। जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल करेंगे ये टैक्स ऑटोमेटिकली सरकार को जमा हो जाएगा क्योंकि आप एज अ चालान इसको पे करेंगे। और जब ये सरकार को जमा होगा तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको वेरीफाई करे और चेक करे कि हाँ ये उसके नाम पे जमा हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके लिए वो बायर से एक फॉर्म 16B भी रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब ये रिटर्न फाइल करने के बाद जो बायर है वो उसको एक और कंप्लायंस करना पड़ेगा फॉर्म 16B जनरेट करने का। ये फॉर्म 16B आप ट्रेसेस की साइट पे जाकर के जनरेट कर सकते हैं और अपना लॉगिन क्रिएट करके और उसकी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ तो क्या होगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 3 तरीके के एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिसमें पहला एक्शन ये है कि आप जितना भी डिले कर रहे हैं पेमेंट करने पे
उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। अगर मैंने 50 लाख का प्रॉपर्टी परचेज किया और मैंने उस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, मैंने डिडक्ट ही नहीं किया, तो उस सिचुएशन में मुझे जिस डेट पे मैंने बायर ने जिस डेट पे सेलर को पेमेंट किया है उस डेट से लेके आपको 1% का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जिस डेट पे आपको नोटिस सर्व होता है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या आपको पता चलता है कि आपने गलत किया है और आप उसका सुधार करना चाहते हैं। अगर आपने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया पर डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, उस सिचुएशन में आप पे 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। किस डेट तक? जिस डेट तक आप डिपॉजिट नहीं कर देते गवर्नमेंट को। ये इंटरेस्ट पेनाल्टी हो गई। अब हम बात करते हैं पीनल प्रोविजंस यानी लेट फीस के बारे में। इसकी लेट फीस तो बॉस बहुत ही ज्यादा हाई है। 200 रुपीज पर डे की लेट फीस है फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर आप एक भी डेट क्रॉस करते हैं तो 200 रुपीज पर डे के हिसाब से आप पे लेट फीस लेवी हो सकती है, या तो द अमाउंट ऑफ टैक्स या फिर 200 रुपीज पर डे जिस डेट पे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस डेट, विच एवर इज लोअर, से आपको ये पेनाल्टी लेवी हो सकती है अंडर सेक्शन 234E। बात करते हैं एक और पीनल प्रोविजन की जिसका राइट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में है। वो चाहें तो 271 की पेनाल्टी भी आप पे लेवी कर सकते हैं। अब ये पेनाल्टी क्या होती है? ये मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक जा सकती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा टैक्स इवेट किया है या उनको काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है तो वो ये पेनाल्टी भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारा आज का टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं तो आप सचेत हो गए होंगे कि आपको क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। तो इसी तरीके के टॉपिक्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।